हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब यूजी नेट की आप लोगों को पता ही होगा, डेट आ गई है। आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म को यूजी नेट के फॉर्म को नहीं डाला था, जिनका डालने से रह गए थे, वो बच्चे अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। सबके पेपर एक ही साथ होंगे, ठीक है। अब बच्चों, मैंने आपके लिए यूजीसी नेट एजुकेशन की फ्री क्लासेस स्टार्ट की थी, ठीक है, सिलेबस वाइज, जो कि इसका आज ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट यूनिट है आपकी, यूनिट 10 समावेशी शिक्षा। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगा मुझे सिलेबस कंप्लीट कराने में। एक तो देखिए, एजुकेशन का सिलेबस भी काफ़ी सारा था और बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। और फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया, तो फिर स्कूल की बस उसकी वीडियो वगैरह अपलोड करने के बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर पाऊँ। लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। तो आई थिंक मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और आज आपका ये लास्ट यूनिट है। तो बाकी बच्चे, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं और जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए थे, तो वो सारे बच्चे अपने रिवीजन करेंगे फिर से सारे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, वो मेरी प्ले लिस्ट में जाके पीछे के सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैंने एक नोट्स बना के काफ़ी जगह से नोट्स जो है बना कर आपको वीडियो बनाए हैं, वो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, तो चलिए फिर आज का ये लास्ट टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई हैं जो आपके यूनिट में थे, आपके टॉपिक वाइज थे, जो कि आपको पेड क्लासेस में मिलती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको फ्री पढ़ाया है क्योंकि मुझे लगा, देखिए बहुत से बच्चे इस समय कोरोना काल में ऐसे हैं जो फीस पे नहीं कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे हर किसी कोचिंग में अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तब भी आपको पेड क्लासेस मिलती है, तब आपको एक अच्छा सिलेबस मिलता है। लेकिन मैंने कोई भी आपसे फ़ीस की मांग नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे सिर्फ लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, मुझे एक पढ़ाने का शौक़ भी है। मैं चाहती भी हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे कि अगर जो चीज़ मैं जानती हूँ, जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है, मैं बच्चों को बताऊँ, तो इससे जो है किसी बच्चे की हेल्प भी हो जाएगी। तो बस इसीलिए मैंने आपको बताया। और अगर बच्चों आप लोगों को मेरे सारे वीडियो आप लोग देखिएगा, अच्छे लगे हो तो बस मुझे सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट कैसे करना है वो आपको पता ही है ना। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुत्तम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वे अपने जीवन को सफल बना सकें। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो ये तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। प्रत्येक छात्र यानी कि यहाँ पर जो है आपके हर तरीके का छात्र आता है, ठीक है। उसमें आपके मंदबुद्धि बालक भी आ जाएंगे, दृष्टिबाधित भी आ जाएंगे, सामान्य भी आ जाएंगे, प्रतिभाशाली भी आ जाएंगे, ठीक है। तो उन सारे ही बच्चों को उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें उनकी योग्यता, उनकी शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना कर से इस शिक्षा में, ठीक है। इस कोई भी चीज़ उनके इस शिक्षा में बीच में ना आए कि उनकी ये शारीरिक अक्षमता है या फिर उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनकी शिक्षा के बीच में ना आए। तो समावेशी शिक्षा जो है, इसके विकास के हेतु इसमें जो है कुछ कदम उठाए गए, जैसे कि निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा की हद में लेना होगा, ठीक है। कार्यशील बच्चे, सड़क पर पाए जाने वाले बच्चे, ठीक है, जो बच्चे इस तरीके से घूमते हैं सड़कों पे, वो बच्चे। तो समावेशी शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य बताएं, वह क्या है। समावेशी शिक्षा में जो है शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझना, बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना। यहाँ पे जो देखिए, आपने देखे होंगे कुछ बालक ऐसे होते हैं जो और कार्यों में और बच्चों की, सामान्य बच्चों की तुलना में कम होते हैं, ठीक है। उनमें थोड़ी सी बुद्धि कम होती है, मंद बुद्धि होती है या फिर कोई अक्षमता होती है। तो समावेशी शिक्षा इस तरीके से उनके जो माता पिता होते हैं उनको ये चीज़ बताती है, उनकी निपुणता यानी कि वे कार्य कुशलताओं के द्वारा उन बच्चों के सामने उनकी समस्याओं, कमियों को कैसे समाधान कर सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स। तो यहाँ पे शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करी जाती है, फिर उसका निर्धारण किया जाता है समावेशी शिक्षा में। इसके बाद में
जो शारीरिक दोष होता है उसकी जो स्थिति बढ़ने से पूर्व, यानी कि जो दोष है उसको बढ़ने से पहले ही उसे रोकने के उपाय किए जाते हैं आपकी सामान्य शिक्षा में। इसमें बालकों की सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि बच्चे की जो समस्या है वो और बढ़ ना जाए इससे पहले ही उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालक जो होते हैं उनका पुनर्वासन किया जाता है। शारीरिक रूप से जो विकृत बालक होते हैं, है ना, तो उनको शिक्षण समस्याओं की जानकारी एकत्रित करना, सुधार के लिए सामूहिक संगठन की तैयारी करना है। तो जाने कि वे किस वजह से और शारीरिक रूप से विकृत हैं, तो उनकी समस्याओं की जानकारी को एकत्रित किया जाता है, फिर उसमें सुधार के लिए सामूहिक गठन की तैयारी की जाती है। समावेशी बालकों की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं? समावेशी बालक जो होते हैं वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हर बच्चा जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावात्मक रूप से बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। कोई भी बच्चा एक समान नहीं होता है। तो समावेशी बालकों के गुण और स्वरूप सामान्य बालकों से भी भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करते हैं दृष्टिबाधित बालकों का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके आंशिक दृष्टिबाधित और दूसरे होते हैं पूर्ण रूप से अंधे। अब इसमें आंशिक दृष्टिबाधित क्या होते हैं? आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक वह होते हैं जो कि बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या फिर उत्तल परण की सहायता से पढ़ सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत उनको दिखाई देता है और भी अगर उनको बड़े बड़े मात्रा उसमें अक्षरों को दिखाया जाए मुद्रित भाषा में या फिर उत्तल दर्पण की सहायता से तो वह उसको पढ़ सकते हैं। तो इनकी दृष्टि की क्षमता जो होती है वो 20 से 70 यानी कि उत्तम आंख में होती है। अब ये इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि 20 से 70 ये किन बच्चों के लिए होता है? आंशिक दृष्टि वालों के लिए होता है। ठीक है, तो ये 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस प्रकार के बालक 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं? तो वह आंशिक दृष्टिबाधित बालक होते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य बालक जो होते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल बालक होते हैं वह 70 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें भी पूछा जा सकता है कि आंशिक बालक की तुलना में सामान्य बालक कितने फीट तक की दूरी को देख सकता है? तो 70 की, और जो आंशिक वाला है वो 20 फीट की। तो परंतु बाधिक बालक की दृष्टि सामान्यतः किसी बीमारी आदि के कारण कम हो जाती है। मान लीजिए बच्चे को किसी तरीके की कोई बीमारी हो गई तो उससे उसकी आंखों पे असर पड़ गया, तो उसकी दृष्टि क्या है? कम हो गई। तो आंशिक रूप से दृष्टि बालकों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला है आपका वह बालक जिसकी दृष्टि जो है एक्यूटी के बीच की है, यानी कि 20 से 70 और या फिर 20 से 200 के बीच में है। दूसरा वह बालक जो गंभीर और बढ़ने वाली दृष्टि संबंधित से पीड़ित है, यानी कि उसको ऐसी कोई बीमारी हो गई है जो कि आगे चल के बढ़ सकती है। ठीक है, तो वह बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित है और उन रोगों से ग्रस्त जो गंभीर नेत्र रोग होते हैं, यानी कि उससे पीड़ित हो गया है, इस वजह से भी उसकी आंखों की रोशनी जो है कम हो गई है। वह बालक जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, वह चिकित्सकों के अनुसार वह कम देखने वाले बालकों के दिए जाने वाले सामान के आधार पर लाभान्वित हो जाते हैं। आंशिक रूप से बाधित बालकों को मेडिकल परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है। इन बालकों की आंखों का परीक्षण किया जाता है और अति आवश्यक होने पर विद्यालयों में भी स्वास्थ्य सेवा विभाग का एक कर्तव्य होता है कि विद्यालयों में परीक्षण व्यवस्था करा जाए, बालकों की तत्संबंधी निर्देश दिए जाए, यानी कि बालकों का विद्यालयों में टेस्ट कराया जाए कि बच्चे की दृष्टि किस तरीके की है। फिर दूसरा है आपका गंभीर दृष्टि बाधित बालक क्या होते हैं? गंभीर रूप से दृष्टि बालकों को पहचानना अत्यंत सरल है। ये बालक जो है ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जो ब्रेल लिपि होती है उसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इनकी दृष्टि क्षमता कितनी होती है? 200/20 होती है। तो ये जो है श्रव्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। कौन से? दृष्टिबाधित बालक जो है श्रव्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो ये बालक चलने में छड़ी का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा, जिनको आंखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है। तो ये बालक शैक्षिक कार्य हेतु, जो भी उनको शिक्षा से रिलेटेड शैक्षिक कार्य करने होते हैं, हेतु नेत्रहीन समझे जाते हैं। इनकी दृष्टि जो है एक्यूरी यानी कि 20/200 होती है। इसमें कम होने पर अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य असमर्थता होने पर बालकों को अंधों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बालक जिनकी दृष्टि बहुत अधिक बाधिक होती है, वह बालक रंगों का भेद तक नहीं कर पाते हैं, यानी कि कौन सा रंग है कौन सा नहीं है। डॉक्टर के द्वारा इन बालकों को पहचान कर इन्हें चश्मा लगाया जाता है। इनका समय समय पर परीक्षण किया जाता है ताकि इनकी आंखों की दशा में इतना संभव हो सुधार हो। यदि बालकों की आंखें ऑपरेशन द्वारा ठीक कराई जा सकती हैं तो बालक के चश्मे का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अंधे बालक अपनी दूसरी इंद्रियों पर निर्भर होते हैं। जो बिल्कुल ही नेत्रहीन होते हैं वो अपनी दूसरी इंद्रियों पर निर्भर होते हैं। इनकी अन्य इंद्रियों की स्वास्थ्य की परवाह करनी चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल भी अंधे हैं तो उनकी जो दूसरी इंद्रियां हैं उनकी हमें ज़्यादा परवाह करनी चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण क्या होता है ये देखिए दिया है।
वर्ग ए उत्तम आंक 6/18 से ये आपका पॉइंट दिए हुए हैं। 40% जो है इनकी बाध्यता प्रतिशत यानी कि देखने का प्रतिशत होता है। अब हम दृष्टिबाधितों की पहचान कैसे कर सकते हैं। भारत सरकार ने समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में दृष्टिबाधितों की परिभाषा देते हुए बालक होते हैं जो कि पूर्ण दृष्टि लुप्त कर चुके हैं। दृष्टिबाधिता तो है 6/60 और 20/200 से अधिक ना हो। चश्मे का प्रयोग एक हाथों हेतु उत्पन्न है। दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री का कोण या फिर इससे कम बनता हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दृष्टिबाधित बालक वह होते हैं जिनकी दृष्टि खो चुकी होती है। ये बालक जो हैं ब्रेल लिपि द्वारा अन्य श्रवण शिक्षण सामग्रियों का लाभ उठाते हैं और इन्हें आंशिक रूप से बाधित बालक भी कहा जाता है, जो कि चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्यवस्तु या दृश्य शैक्षिक सामग्री का प्रयोग कर सकते, यानी कि जो चश्मे के द्वारा थोड़ा बहुत देख सकते हैं, है ना, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वह बालक जो होते हैं वह आंशिक रूप से बाधित बालक होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है आपका दृष्टिबाधित बालक जो हैं, छात्रों की परीक्षा विधियाँ क्या क्या होती हैं। तो छात्रों के लिए परीक्षाएं लिखित, मौखिक, प्रायोगिक हो सकती हैं। ब्रेल लिपि के माध्यम से परीक्षा देने में दृष्टिबाधित बालक शीघ्र ही थकावट का अनुभव करने लगते हैं। एक पेपर लिखने में उन्हें अधिक समय लगता है क्योंकि वे अक्षरों को जो है छू छू कर पहचानते हैं। ब्रेल लिपि में जो अक्षर होते हैं बच्चों, वो उभरे हुए होते हैं, तो उनको वे छू कर पहचानते हैं कि भाई ये आ है, ये बड़ा आ है, उसके हिसाब से वो अपने परीक्षा देते हैं। तो इससे निर्धारित समय में इसमें समय काफ़ी लगता है, तो संतोषजनक रूप से पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की सुविधा के लिए उनकी परीक्षा के निम्न प्रारूप होते हैं, जैसे कि ब्रेल में प्रश्न पत्र होता है। जैसे कि उन्होंने ब्रेल की जो लिपि होती है उसमें आपने प्रश्न पत्र को पढ़ लिया कि भाई उस प्रश्न पत्र में क्या लिखा है, तो वैसे ही आपने ब्रेल में उत्तर दे दिया। ओके। ऐसे ही फिर होता है आपका प्रिंट में प्रश्न पत्र। इसकी जो है लेखक की सहायता से उत्तर दिया जाता है। मान लीजिए प्रिंट में कोई प्रश्न पत्र है, किसी ने पढ़ कर सुनाया और कोई लेखक है, यानी बच्चा है, उसने उसको बोल दिया, तो वह जो है लेखक की सहायता से उसका उत्तर दे रहा है। फिर आपका रिकॉर्डेड प्रश्न पत्र, यानी कि आप सुन रहे हो और रिकॉर्ड करके ही उसका उत्तर दे रहे हो। फिर आपका मौखिक प्रश्न पत्र होते हैं, इसमें आप मौखिक उत्तर देते हो। तो ये जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए ही परीक्षा का प्रारूप है। तो दृष्टिबाधित छात्रों का मूल्यांकन करते समय कुछ अन्य निम्नलिखित बातों का ध्यान में हमें रखना चाहिए, जैसे कि ब्रेल लेखन करते समय, जो ब्रेल लिपि होती है उसका लेखन करते समय पेन मिस्टेक संभव है, अर्थात छात्र द्वारा ब्रेल लिखते समय कुछ बिंदु डालना छूट सकता है अथवा कोई अतिरिक्त बिंदु पड़ सकता है। ऐसी गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर ब्रेल लिखते समय कागज़ में छेद भी हो सकता है। यदि ऐसा ना हो तो जिस प्रकार स्वच्छ एवं सुंदर प्रिंट लिखावट के अतिरिक्त अंक हो सकते हैं, वैसे ही मूल्यांकन भी किया जा सकता है। यदि छात्र संक्षेप में उत्तर दे रहा है तो पूरे अंक देना चाहिए। जैसे भारत की 3 प्रमुख नदियों के नाम बताओ, तो इस प्रश्न का उत्तर भारत को 3 जगह पर लिखकर ना केवल लिख दें, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, है ना। तो इसके भी हमें बच्चों को नंबर देने चाहिए। फिर आपका चित्र वाले प्रश्नों का विवरण प्रश्नों में बदलना चाहिए। जैसे मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, उसकी जगह पूछना चाहिए कि पाचन के विभिन्न अंगों की सूची बनाइए और उसके कार्य बताइए, तो वे आसानी से ब्रेल लिपि के द्वारा उसको लिख सकते हैं। फिर आपका सामाजिक अध्ययन के मानचित्र से संबंधित प्रश्न हो तो उपयुक्त अनुसार फेरबदल कर सकते हैं। जैसे ये मानचित्र में स्थान आदि दर्शाने में अत्यधिक सटीकता की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वे मानचित्र में स्थान को सही से नहीं दर्शा सकते। ऐसे में उनकी उत्तर जो है, उत्तर की प्रत्याशा में पूर्व अभ्यास वांछनीय है। फिर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी एक त्रिमीय संरचना है, तो गोलाकार पृथ्वी को 2 कागज पर उतारते समय थोड़ी विकृति आ सकती है। ऐसे में मानचित्र पर विभिन्न प्रत्यय दिखाने के आकार को बढ़ाना पड़ सकता है। तो एक दृष्टिबाधित बालक जो होता है वो मानचित्र देखने के साथ साथ उसे बनाना भी बताना चाहिए। इसके लिए कला बनाने, ड्राइंग का अभ्यास करवाना, उन्हें स्वयं क्रियाएं करके देना। इस कार्य में आपको स्पर व्हील है, स्कटर्स है, ब्रेल है, डॉट्स है, क्यान है, क्यान चौक, गत्ता और कागज़, रबर बैंड, विभिन्न दालें आदि हमारी सहायता कर सकती हैं। अब देखिए बच्चों, पेपर है, पेपर में तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसमें जो है आप इसका भी ये यूज कर सकते हैं कि भाई इन सारी चीज़ों का उपयोग किस प्रकार के बच्चों के लिए उनकी परीक्षा के लिए किया जाता है, या फिर ये किस में आता है ना। तो ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी सामग्री के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर है एक दृष्टिबाधित छात्र को जो है मानचित्र के विभिन्न प्रत्यय स्पष्ट कराने चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मानचित्र की अपनी एक भाषा होती है जिसकी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। मानचित्र की जो दिशाएं होती हैं, संकेत होते हैं, आनुपातिक स्केल होते हैं, उनकी जानकारी देनी चाहिए। मानचित्र पर चिपकाने, खींचने, लगाने आदि की क्रियाएं करवानी चाहिए।
परीक्षाएं बहुत बड़े मानचित्र पर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और छोटी मोटी गलतियों की दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनकी छोटी मोटी गलतियों पे नज़रअंदाज करके उन्हें पूरे अंक देने चाहिए। इसी तरीके से मंद दृष्टि वाला जो बालक होता है, छात्र मानचित्र पर रंग आदि भर रहा है तो उसकी दृष्टि संबंधी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और कार्य समाप्त करने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। जैसे कि आपने निश्चित समय दे दिया, उसी में आपने ले लिया, नहीं, उसके लिए एक अधिक समय देना चाहिए। मानचित्र पर नदियों के घुमाव आदि न दिखा सकने पर भी ठीक मान लेना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों को जो है प्रोत्साहित करने चाहिए और अगर उन्हें थोड़ी सी गलतियां कर दी हैं तो उसको नज़रअंदाज करके उसको उसमें पास कर देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दायित्व ये होता है कि बालक की क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। परामर्श निर्देशन की प्रक्रिया जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग देता है, ठीक है। तो यहाँ पर परामर्श में सहयोग देने वाली कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, ये सारी दी हुई हैं आपकी, ठीक है। अब मैं पूरे डिटेल में पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी अभी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अब हम कुछ संस्थाएं हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये है परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग इलाहाबाद 1947 में की गई थी, ठीक है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान निर्देशन विभाग यानी कि न्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में निदेशक के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग अधिकारी होता है। सहायता और कार्य संचालन हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता मनोवैज्ञानिक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता स्तर के होते हैं जिन्होंने मनोविज्ञान में विशेष ख्याति दी है। अब मनोविज्ञान की स्थापना के कुछ उद्देश्य जैसे कि विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने और छात्रों को शैक्षिक व्यवसाय बेहतर निर्देशन व परामर्श देना। फिर आपका मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कौन कौन से हैं? तो मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 10 मंडलों में मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र हैं। वहाँ कहाँ है बच्चों? मेरठ में, बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, झांसी, मुरादाबाद, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये 2 मंडलों में खोल रखा है। राज्य के कुछ जनपदों में राजकीय इंटर कॉलेज में मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान की गई हैं। वह कौन कौन से हैं? देखिए, निर्देशन मनोविज्ञान शाला के इसके कार्य क्या क्या है? निर्देशन निम्न प्रकार से होता है: शैक्षिक निर्देशन, वैयक्तिक बाल निर्देशन जो कि 10 वर्ष से कम आयु वाले, ठीक है। व्यावसायिक निर्देशन, प्रशिक्षण निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों को तैयार किए हुए क्षेत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। फिर है आपका शोध कार्य। मनोविज्ञान शाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए परीक्षण निर्माण अनुशंस मानकीकरण का कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण हेतु उपकरण प्रश्नावली परीक्षण उपकरण का निर्माण करती है, जैसे कि भाटिया बैटरी और आपका रोश परीक्षण, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी, ठीक है। ये किससे हैं? शोध कार्य से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये जो है छात्रों में बुद्धि लब्धि व्यक्तित्व मापन हेतु उपकरणों का निर्माण करती हैं। फिर है आपका यहाँ के मनोवैज्ञानिक बोर्ड की परीक्षाएं परिषद मार्गदर्शन करते हैं। परीक्षा का प्रश्न पत्र, फिर है आपका परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, ये क्या है? भारत सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 के द्वारा सन 1987 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1986 के द्वारा सन 1987 में, ठीक है। इस संस्थाओं की स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यक्रमों की निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक एवं स्तरोत्तरक सहायता करना प्रदान करना है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जिलों के प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों के सेवित क्षेत्र और अध्यापक निरीक्षक विशिष्ट आवश्यकताएं समस्याओं का ध्यान में रखते हैं। तो ये जो मिला के आपका कुल जिला प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाने वाला प्रस्तावित किया जाता है। ओके बच्चों, तो ये था आज आपका यूनिट 10 समावेशी शिक्षा। तो ये आज आपका जो है यूजीसी नेट का एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है? अब एग्ज़ाम तो आपका अक्टूबर में है ही, तो अब आप लोगों को अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर लेकर आऊँ, ठीक है, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ, तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट में मुझे बताते हो, सब्सक्राइब कराते हो, शेयर करते हो, तो उससे मुझे अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भाई बच्चे जो हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं मोटिवेट होती हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो फिर मेरा मन भी करता है कुछ करने का।
तो बस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर्स और प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ, तो आप लोगों को बस मेरे वीडियो को अपने अच्छे अच्छे ग्रुप में जो है शेयर करिएगा, जहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा। बस फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के पेपर के साथ। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।